एक कोई भी गांव में गुंडा या बदमाश भी मारा जाता है, ये तो सेना से जुड़ा मामला है, उसकी आप जांच कराते हो। बड़े बड़े नेताओं की भैंस गुम हो जाती है, आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंस गुम हो गई, उसके लिए तुम जांच बिठा देते हो। ये तो सेना से जुड़ा मामला है, 44 जवानों ने शहादत दी है और उसकी आज तक जांच नहीं, और ना फिर शहीद कहते हो, शहीद का दर्जा नहीं उनको। यहाँ तक कि आपकी सुरक्षा गार्ड के अंदर, मोदी जी की सुरक्षा गार्ड में BSF है और अमित शाह जो गृह मंत्री उसकी सुरक्षा गार्ड में CRP है। जो आदमी आपकी सुरक्षा कर रहा है, जिसके भरोसे आप जिंदा हो, उनकी पेंशन भी नहीं। दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज 14 फरवरी है। आज से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष भी उठाता रहा है और खुद सरकार पर भी लगातार सवाल उठता रहा। हमारे साथ बात करने के लिए BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर जी हैं, सुर्खियों में आए थे खाना को लेकर। बात करते हैं सर, जिस प्रकार से लगातार 2 साल पहले एक हमला हुआ था, उसको लेकर आज भी सवाल वही बरकरार है। क्या चुनाव को लेकर ही सरकार हमला करवाई थी? इसको लेकर लगातार लोग सवाल उठाते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, वो हमला एक प्रायोजित हमला था, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई ऐसा कार्य नहीं था जो वो दिखा सके, तो प्रायोजित हमला करवाया गया था। इसकी फौजी भाषा के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसकी आज तक ना तो ये नाम बताया गया कि जो गाड़ी लेके जा रहा था वह व्यक्ति कौन है, आज तक देश को नहीं बताया गया। और हमें जो जानकारी मिले अपने साथी सैनिकों से कुछ भी, कि फोर्स के कुछ नियम होते हैं, मान लो कहीं हमने मिलिटेंटों को घेराव कर लिया, उसमें से अगर कोई सिलेंडर करता है तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में से सरकारी नौकरी दी जाती है। तो जो आदमी जो गाड़ी लेके जा रहा था वह एक सिलेंडर मिलिटेंट था। 3 साल पहले उसने सेना के सामने कश्मीर में सिलेंडर किया था। उसके बावजूद उसको सरकारी तौर पर मुखबिर के तौर पे 15,000 रुपया महीना रखा हुआ था पुलिस के पास, जो J&K पुलिस के पास था। और जो जिसका नाम आपने सुना था DSP देवेंद्र सिंह, उसके वहाँ वो मुखबिरी का कार्य करता। अब एक मुखबिर कुछ भी लेके जाएगा, तो मैं अगर ड्यूटी पे खड़ा हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं है कि उसको मैं रोक दूँ, क्योंकि वो हमारा मुखबिर है। दूसरा, जो पैरामिलिट्री जहाँ भी जिस इलाके में ड्यूटी करती है, वो उस स्टेट का जो प्रशासन होता है उसके अधीन वो ड्यूटी करती है। तो वहाँ पर DSP कौन था? देवेंद्र सिंह। और सीधी सी बात है कि देवेंद्र सिंह के अंडर ही CRP की पूरी आरोपी लगती थी। और जो व्यक्ति उसका ड्राइवर था, वही व्यक्ति RDX लेके जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मामला जो है साजिश के तहत था। उसके बाद क्लियर होने के लिए DSP देवेंद्र सिंह को हमला के कराने के लिए इनकी सरकार बनाने के एवज में उसको मेडल दिया गया, इनाम दिया गया। और कुछ दिन बाद देवेंद्र सिंह उसी जम्मू कश्मीर में हथियार के साथ पकड़ा जाता है। तब भी वो मीडिया के सामने बयान देता है कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। जब आप हथियारों के साथ पकड़े जा रहे हो तो आप देशद्रोही हो। लेकिन CBI चार्जशीट फाइल नहीं करती और कुछ दिन बाद ही जमानत पे छूट जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई, पूरे देश को पता है कि अर्नब गोस्वामी की चैट एकदम सामने आ जाती है पुलवामा हमले पे। जब पुलवामा हमला हुआ नहीं, उससे पहले उसकी चैट कहाँ से हो गई? तो इशारा नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं इशारा करता है, इशारा नहीं, स्पष्ट तौर पे ये साजिश थी और साजिश के तहत करवाया गया था और जवानों की शहादत दी। और जिस प्रकार के 40 बताए जाते हैं, 40 नहीं है, मेरे नाम सहित मेरे पास है 44 जवान उसके अंदर शहीद हुए थे। और उसके बाद मोदी जी ने जब कहा कि एक वोट शहीदों के नाम, तब हमने इससे सवाल किया था कि आपको संविधान का शायद ज्ञान नहीं है या आप जानबूझ के कर रहे हैं। वो जवान जो मरे थे वो शहीद का दर्जा नहीं है, उनको सिर्फ दिखावे के लिए शहीद कहा जाता है। आज तक उनके परिवारों को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल एक चुनाव के लिए देश की सरकार ऐसा काम कर सकती है? इससे पहले तो किसी ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने तो किया क्योंकि इनको आदत थी। गुजरात की सरकार भी इन्होंने हत्याओं पे करी थी और वही हथकंडा इन्होंने यहाँ अपनाया। लेकिन कहा जाता है कि आप मोदी सरकार के विरोधी रहे हैं, चूँकि आपको बर्खास्त भी किया गया, जो सोशल मीडिया पे आपका एक वायरल हुआ था, उसके बाद से इस प्रकार के चुनाव लड़ने के कारण ये सब कहते हैं। देखियो, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। अगर दी मैं गलत कह रहा हूँ तो मोदी सरकार देशद्रोह का मुकदमा लगाए और मुझे जेल में डाले। मतलब सीधे तौर पे कह, अगर दी मैं गलत बयान दे रहा हूँ सेना के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो मोदी सरकार मेरे पे देशद्रोह का केस लगा के जेल क्यों नहीं डालती? लेकिन नहीं डालेगी वो। क्यों? उनको पता है अगर दी मेरे पे FIR करती है तो उस केस की पहले इनको जांच भी करानी पड़ेगी, जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ।
और ये जांच होती है तो ये सब लोग जेल में जाएंगे मेरे से पहले। तो आपकी मांग क्या है? एक बार जांच होनी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम की। देखिए, एक कोई भी गांव में गुंडा या बदमाश भी मारा जाता है, ये तो सेना से जुड़ा मामला है, उसकी आप जांच कराते हो। बड़े बड़े नेताओं की भैंस गुम हो जाती है, आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंस गुम हो गई, उसके लिए तुम जांच बिठा देते हो। ये तो सेना से जुड़ा मामला है। 44 जवानों ने शहादत दी है और उसकी आज तक जांच नहीं, और ना फिर शहीद कहते हो, शहीद का दर्जा नहीं उनको। यहाँ तक कि आपकी सुरक्षा गार्ड के अंदर, मोदी जी की सुरक्षा गार्ड में बीएसएफ है और अमित शाह जो गृह मंत्री उसकी सुरक्षा गार्ड में सीआरपी है। जो आदमी आपकी सुरक्षा कर रहा है, जिसके भरोसे आप जिंदा हो, उनकी पेंशन भी नहीं। ये दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? आप इस समय किसान आंदोलन में आए हैं। 14 फरवरी है, इसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था। क्या लगता है किसानों की मांग जायज़ है और कब तक ये मोदी सरकार मान तो नहीं रही है इसको? देखो, सरकारें तो इन चीज़ों को, क्यों उनको तो इन शहादत के ऊपर सत्ता मिल गई, लेकिन हमें तो दर्द है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा 20 साल के अंदर एक परिवार जैसा संबंध हो जाता है, तो हमें उसकी तकलीफ़ भी है और लोगों को सच्चाई भी बताएं। रही किसान आंदोलन की बात, तो यहाँ पर जितने किसान बैठे हैं उसके अंदर हर दूसरा व्यक्ति है जिसका परिवार का कोई न कोई सदस्य फौज में है। मैं खेती करते करते भर्ती हुआ, अब आने के बाद में मेरा जो रोजी रोटी है वो खेती से ही चलती है। तो ये हम किसी को समर्थन करने नहीं आए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, क्योंकि मैं भी आज किसान हूँ, मेरे हक की लड़ाई है। कोई ये कहे कि हम समर्थन कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना खुद का हक और अधिकार के लिए मैं लड़ने आया हूँ, और जहाँ ये जो भी व्यक्ति आया है वो अपने हक और अधिकार के लिए आया, किसी के कहने पे नहीं आया। कृषि मंत्री तो पूछते हैं कि इसमें संशोधन हो सकता है, जो कृषि कानून है उसमें रद्द नहीं किया जाता। वो ये भी पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, ये बताए तब आगे बात होगी। तो कृषि मंत्री आज तक ये क्यों नहीं बता सकते कि उसमें सफ़ेद क्या है? भाई तुम इतने दिन हो गए, अगर दी काला नहीं था तो कोरोना काल में अध्यादेश लेके क्यों लाए? तुम खुले मन से लाते, तुम्हारे दिल में बेईमानी नहीं, चोर दरवाजे से क्यों लाए तुम? आप लॉकडाउन लगा हुआ है, देश आपातकाल स्थिति में जा रहा है, और आप अध्यादेश ला रहे हो और इस पर चर्चा नहीं कराते हो, तो काला नहीं तो क्या सफ़ेद है? प्रधानमंत्री इन लोग को आंदोलन जीवी कहते हैं। आप चूँकि चुनाव लड़ने का उनके खिलाफ प्रयास भी किए थे, हालांकि आपकी जो उस समय का रद्द कर दिया गया था, लेकिन क्या लगता है कि आंदोलन जीवी ये किसान नहीं है? ये नहीं, आंदोलन जीवी का मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी सब आंदोलन जीवी थे। अगर दी वो आंदोलन जीवी है तो हमें गर्व है कि हम भी आंदोलन जीवी हैं। अगर दी प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अपना महात्मा गांधी, लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर दी आंदोलन जीवी थे, तो हम गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम भी आंदोलन जीवी हैं। एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप राजनीति में भी अब एंटर कर रहे हैं, तो क्या आपको आगे हम लोग देख सकते हैं राजनीति में आगे? देखिए, यदि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा, और मेरा प्रण है कि मैं जब तक इसको चुनाव हरा नहीं देता मैं राजनीति में रहूंगा। अगर ये चुनाव नहीं लड़ते तो शायद मैं भी ना लड़ूं, क्योंकि मैं अब समाज सेवा का कार्य कर रहा हूं। मेरा अपना एक संगठन भी है, वीर अहीर निर्माण सेना, और हमारी एक बहुत सालों से मांग भी है, अहीर रेजिमेंट का जो मुद्दा सुना होगा उस पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समाज सेवा में ज़्यादा सक्रिय हूँ। एक आखिरी सवाल है कि लोग कहते हैं कि आप जगह और स्थान देकर पार्टी भी बदल रहे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसके अलावा निर्दलीय भी कई बार हुए, तो क्या आगे की राजनीति किस तरह भविष्य रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने, शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का आके मुझे कागज़ दिखा दे कि मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया। हाँ, बनारस में मैं चुनाव लड़ रहा, मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा था। सभी पार्टियों ने कहा कि हम सब आपको समर्थन देंगे। महागठबंधन से मैंने दोबारा फार्म भरा। जब मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, उसी नामांकन को लेके वही तेज बहादुर करनाल के अंदर मैंने उनको स्पष्ट कहा था, मैं आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं लूँगा, पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, ना ही पार्टी का प्रचार करूँगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए भरा कि यहाँ भी क्या नामांकन रद्द किया जाता है, लेकिन वहाँ नामांकन रद्द नहीं हुआ। और उसी को बिहाफ के ऊपर मैं कोर्ट में गया कि एक जगह आप नामांकन रद्द करते हो, दूसरी जगह नहीं करते हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग ने NOC दे दिया, पहले भी चुनाव आयोग, पहले क्यों नहीं दिया कुछ? तो उससे बाकी मेरा पार्टी, ना ही कोई पार्टी बदली है, ना ही कोई पार्टी ज्वाइन की आज तक। अभी तक किसी पार्टी का मैं सदस्य ही नहीं हूँ। मतलब आपका राजनीति का भविष्य मोदी जी पर डिपेंड करता है? नहीं, राजनीति को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन सच की लड़ाई लड़ रहे हैं
कि अपने आप को वो ये बहुत बड़े हिटलर शाही समझते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि सैनिकों से बड़ा हिटलर कोई नहीं है। तो सैनिक इस देश में है और सैनिक, मैं तो कहता हूँ और कोई अगर सैनिक लड़ेगा तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये थे तेज बहादुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पुलवामा अटैक जो है साफ सरकार की ओर से की गई थी, अगर नहीं करवाएगी तो सरकार जांच कराए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।